साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आहिस। साथियों, जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये बेस्ड है सेक्शन 148 एनआई एक्ट के ऊपर। आप सब जानते हैं कि जब भी कोई अक्यूज्ड सेक्शन 138 एनआई एक्ट में कन्विट होगा और वो अपील प्रेफर करेगा तो अपील के साथ वो सेक्शन 389 सीआरपीसी की अर्जी मूव करेगा। तो जब भी कोर्ट अर्जी मंजूर करके उसको बेल पर इनलाज करती है टिल डिस्पोजल ऑफ द अपील, तो इस सिनेरियो में कोर्ट सेक्शन 148 एनआई एक्ट के लाइट में ये कंडीशन में इम्पोज करती है कि आप मिनिमम कंपनसेशन या फाइन का जो 20% अमाउंट है वो जमा कराइए। और आपको एक टाइम भी जो है दिया जाता है, करीबन 60 दिन या 90 दिन। और एक्सटेंशन तब होगा कि जब टाइम 60 दिन का है तो उसको 30 दिन के लिए एक्सटेंड करते हैं, पर अगर टाइम ही 90 दिन का तो उसमें एक्सटेंशन नहीं मिलता है। साथियों, हालांकि इस पर कई अथॉरिटियाँ निकल के आई है कि कोर्ट जो है बाउंड नहीं है 20% करने के लिए, और एक अथॉरिटी राजस्थान हाई कोर्ट की भी है कि कोर्ट को चेक अमाउंट का करना है, ना कि कंपनसेशन अमाउंट का। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफर व्यू दिया है। उनका कहना है कि ये स्थिति जो है मैंडेटरी नहीं है, कोर्ट जो है बाउंड नहीं है, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट इस अमाउंट को देने से रिफ्यूज़ भी कर सकती है। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा, क्योंकि 148 एनआई एक्ट एक बड़ी समस्या है। तो इस सिनेरियो में कि जजमेंट कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, तो जजमेंट को हम पूरा समझेंगे। और जो प्रीवियस जजमेंट है सुरेंद्र सिंह वर्सेस वीरेंद्र गांधी का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसी पॉइंट पर उससे कैसे डिफर व्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और 148 पे जब आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरर जो है फैसले में, जो एरर है उसको किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो क्या इस सिनेरियो में रिकॉल परमिसिबल होगा। ये सब बेसिक बातें सुनने में ईजी लगती हैं, बट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में बहुत डिफिकल्ट है। तो कैसे वर्कआउट करें इस चीज़ पे, ये सब आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, एक एक पॉइंट खुल के। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो, ताकि कोई समस्या आपको नहीं आएगी और हम इजीली जो है इस तरह की अर्जी को डील विद कर पाएंगे। तो साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, सबसे पहले आते हैं जजमेंट के या फैसले के फैक्ट्स के ऊपर। यहाँ पर जो अपीलांट हैं उन्होंने 2 अपील पेश करी, और यहाँ पर जो कंसर्न्ड अपीलांट हैं ये अक्यूज्ड है बिफोर द कंसर्न्ड लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसने इनको ट्रायल किया ऑन अ कंप्लेंट जो कि फाइल हुई थी बाय द कंसर्न्ड रेस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट। जो लर्नेड मजिस्ट्रेट था उसने ट्रायल के बाद इनको गिल्टी होल्ड करा, इनको कन्विट कर दिया और उनको डायरेक्ट किया टू पे द चेक अमाउंट, जो करीबन है 2 करोड़ 50 लाख रुपए, ठीक है। और विद इंटरेस्ट जो है इनको पे करना था यह अमाउंट। इन्होंने अपील जो है प्रेफर करी, तो कोर्ट ने 389 सीआरपीसी की अर्जी मंजूर करते हुए सेक्शन 148 एनआई एक्ट की लाइट में कंडीशंस को इम्पोज कर दिया कि आपको 20% मुआवजे का जमा कराना होगा। यहाँ पर अक्यूज जो है ये हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में सेशंस कोर्ट के अर्जी पर जो ऑर्डर थे उसको कंफर्म कर दिया। यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट पर रिलाई किया, जिसका नाम है सुरेंद्र सिंह वर्सेस वीरेंद्र गांधी। और उनका कहना है कि जो वर्ड में है इसको कंस्टिट्यूट किया गया या इंटरप्रिटेट किया गया एज शैल। तो जब भी रिलीफ मिलेगा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का एज पर सेक्शन 389 ऑफ सीआरपीसी, तो वहाँ पर कंसर्न अक्यूज्ड को जो एलिज्ड कंपनसेशन अमाउंट है उसका 20% जमा कराना पड़ेगा। ये कंडीशन प्रेसिडेंट है एज पर सेक्शन 148 ऑफ द एनआई एक्ट। अगर वो नियर टाइम में अमाउंट जमा नहीं कराता है तो उसके जो बेल ऑर्डर है इट इज़ लायबल टू बी कैंसिल्ड, और बेल बॉन्ड जो है उसके हो जाएंगे फॉरफिट। साथियों, पैरा नंबर 8 पे जो है यहाँ पर रिलाई करा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जो कि जजमेंट है सुरेंद्र सिंह के मामले का। उसका क्या गिस्ट है, क्या निचोड़ है। नाउ एज फार अ सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ अपीलांट दैट even considering the language used in section 148 of NI Act as amended, the appellant court may order the appellant to deposit the sum which shall be a minimum of 20% of the fine or compensation amount awarded by the concerned trial court। तो क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आया कि बाउंड नहीं है अपीलांट कोर्ट, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो में यूज्ड है, तो अपीलांट कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। ये डिपेंड करेगा फैक्ट पे और सर्कमस्टेंसेस पे। वर्ड जो है वो शैल यूज़ नहीं हुआ है, जिस कारण डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर इसको हम एज अ मैंडेटरी कंस्ट्रू करते हैं तो जो बेसिक मैंडेट है वही फेलियर हो जाएगा 148 एनआई एक्ट का। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रखी गई कि 148 एनआई एक्ट को एज अ होल जो है पढ़ना पड़ेगा, और इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और रीज़न जो थे अमेंडमेंट करने के एनआई एक्ट में उसको भी जो है पढ़ना पड़ेगा। द वर्ड यूज्ड इज मे, इट इज़ जनरली टू बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ रूल और शैल and not to direct to deposit by the appellant court is an exception for which special reasons are to be assigned। कि कुल मिला के
हम अगर मे के कॉन्टेक्स्ट में हैं, NI को देखते हैं, तो अगर कोर्ट को अवॉर्ड नहीं करना है कंपनसेशन तो कोर्ट को स्पेसिफिक रीजन जो है अकॉर्ड करने पड़ेंगे। अदरवाइज इन द रूटीन में अंदर कोर्ट को जो है कोई रीज़न नहीं देने, वी कुड कंसिडर इट एज अ रूल और शेल। देयरफॉर जो अमेंडमेंट है 148 NI का, ये कन्फर करता है पावर अपीलेंट कोर्ट को टू पास एन ऑर्डर पेंडिंग अपील टू डायरेक्ट द अपीलेंट अक्यूज टू डिपॉजिट द सम विच शैल नॉट बी लेस देन 20% ऑफ द फाइन और कंपनसेशन either on the application of original complainant and even on the application of the accused as per section 389 of CRPC। तो कहने की बात है कि जो 148 NI की पावर है वो कोर्ट दो तरीके से एक्सरसाइज कर सकती है, तो सू मोटो या फिर अर्जी हो कंसर्न कंप्लेनेंट की या फिर कोई अर्जी हो 389 की अक्यूज की। तो कुल मिला के जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि मिनिमम जो है 20% फाइन का या मुआवजे का जो है जमा कराना पड़ेगा, और ये अमाउंट जो है 60 दिन में जमा कराना होगा फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, और इस टाइम को 30 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसके लिए 148 NI में जो है प्रोविज़न दिए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें कई अमेंडमेंट्स आए। सबसे मोटी बात है कि जो कंसर्न केसेस हैं, जो अपील्स हैं, उनका स्पीडी डिस्पोजल हो। एक मात्र मंशा कानून बनाने वालों की ये भी रही है एज फार एज द डिसऑनर ऑफ चेक ऑफेंसेस आर कंसर्न। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व भी किया है कई बार जो कंसर्न ड्रॉवर है वो डिले टैक्टिस जो है अमल में लाता है, तो अल्टीमेटली जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें पार्टीज़ को जो रिलीफ है वो काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है मिलता है। तो अल्टीमेटली इट इज़ एन अटैम्प्ट टू कॉज इनजस्टिस। तो ऐसा ना हो, जिसके लिए ये प्रोविज़न जो है ऐड किए गए, तो जिसका हमें सम्मान भी जो है करना होगा, और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जो डायरेक्शंस हैं उसको हमें मानना होगा। कुल मिला के अगर हम देखते हैं 148 NI को, तो नॉर्मली अपीलेंट कोर्ट जो है वो जस्टिफाई होता है इन इम्पोजिंग द कंडीशन ऑफ डिपॉजिट द कंपल्शन अमाउंट दैट इज़ 20% ऑफ कंपल्शन अमाउंट एज पर सेक्शन 148 ऑफ द NI। बट जहाँ पर अपीलेंट कोर्ट सेटिस्फाई है कि 20% अवॉर्ड करना अनजस्ट होगा या ऐसी कंडीशन को इम्पोज करने से जो अक्यूज का राइट है टू फाइल द अपील वो डिप्रीव होगा, तो वहाँ पर एक्सेप्शन के तहत जो है कोर्ट स्पेशल रीजन अकॉर्ड करते हुए 148 की अर्जी को खारिज भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के जब अपीलेंट कोर्ट कंसिडर करता है सेक्शन 389 CRPC की एप्लीकेशन को, तो अपीलेंट कोर्ट के पास जो है इक्वल पावर है टू स्क्रूटनाइज द एंटायर अपील। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सेप्शनल केसेस में कोर्ट को लगता है कि भाई अगर 20% अवॉर्ड करते हैं फाइन या मुआवजे का अमाउंट का, तो इट विल बी अनजस्टिफाइड। तो उस सिनेरियो में कोर्ट उस एक्सेप्शनल केस में स्पेशल रीजन अकॉर्ड करते हुए उस 20% के आदेश को अवॉर्ड नहीं कर सकता है या उसको रिफ्यूज़ल भी कर सकता है। तो कुल मिला के कोर्ट का कहना यह कि जो हाई कोर्ट की अप्रोच है या सेशंस कोर्ट की अप्रोच है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी 20% का अमाउंट है उसके लिए जस्टिफाइड कंडीशंस रिकॉर्ड पे होनी चाहिए। अगर अपीलेंट कोर्ट को ये देता है कि ऐसी कंडीशंस फाइल पे नहीं है और अगर इम्पोजिशन हो रहा है इट विल बी अनजस्ट, तो कोर्ट ऐसे ऑर्डर को करने से रिफ्यूज़ भी कर सकता है। तो कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है लिखी है अपने फैसले में कि वी डिसएग्री विद द अबव सबमिशन व्हेन द अक्यूज अप्लाइज under section 389 of CRPC for suspension of sentence, he normally applies for grant of relief of suspension of sentence without any condition. Therefore, when a blanket order is sought by the appellant, the court has to consider whether the case falls in exception or not. सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सेशंस कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक्ट किया है ऑन द एरनस प्रेमाइसिस, ये कोर्ट ने माना है। और जो डिपॉजिट है मिनिमम 20%, ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोर्ट को लगता है ये है कि 20% अवॉर्ड करना जस्टिफाइड होगा, तो कोर्ट उस रेमेडी को रिफ्यूज़ भी कर सकता है। तो उस स्थिति में कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया और रिस्टोर कर दिया रिविजन पिटिशन को फाइल्ड बाय द अपीलेंट बिफोर द कंसर्न हाई कोर्ट, और डायरेक्ट किया पार्टीज को टू अपीयर बिफोर द कंसर्न हाई कोर्ट इन द मॉर्निंग टू इनेबल द हाई कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग। As contesting parties are before the court, it is not necessary for the High Court to issue notice of date of hearing, or High Court after hearing the parties will consider whether 20% of amount is already deposited or not. If court comes to the conclusion that 20% of the amount is not deposited, the court will re-examine the revision petition in the light of what we have observed in this judgment. To disposal of the restored revision petition, the interim order passed by this court ordering suspension of sentence will continue to operate. तो कुल मिला के एक बात जो है यहाँ पर हमको समझने की है कि जब ये मैटर जो है बिफोर हाई कोर्ट गया तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आपको एग्जामिन करना है 389 CRPC की एप्लीकेशन को कि 20% का जो आदेश है वो अवॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ब्लैंकेट ऑर्डर आप पास नहीं करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको रीजंस जो है अकॉर्ड करने पड़ेंगे। और अगर आप ये भी मानते हो कि अगर ऐसा लगता है कोर्ट को कि 20% अवॉर्ड नहीं करना चाहिए, इट विल बी अनजस्ट और इट विल डिप्राइव द अक्यूज फ्रॉम हैविंग द राइट टू प्रोसीड विद द अपील, तो उस सिनेरियो में कोर्ट जो है
ऐसे ऑर्डर को करने से मना ही कर सकता है या ऐसी एप्लीकेशन को डिस्कार्ड भी कर सकता है। साथियों, आज के अध्याय में हमने 3 बातें जो है सीखी कि 20% जो मुआवजा कोड अवॉर्ड कर रही है, ये अवॉर्ड करना जो है ज़रूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोड को जो है रीजन असाइन करने पड़ेंगे। द 2 पैरामीटर्स इज देयर। पहली बात तो अनजस्ट कोड को देखना चाहिए। दूसरी बात, कोड को देखना चाहिए कि अगर हम 20% अवॉर्ड कर रहे हैं कंपनसेशन का, तो डेफिनेटली इट विल डिप्राइव द अक्यूज्ड फ्रॉम गेटिंग द राइट टू अपील। तो उस सिनेरियो में आप जब भी अपील्स को ड्राफ्ट करें तो स्ट्रॉन्ग रीजंस को जो है स्पेसिफिक करें, ऐसे बिंदु जो कानूनी हैं और ऐसे बिंदु जो कोर्ट ने जो है कंसिडर नहीं करे। अगर आपकी अपील में दम है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ये राहत जो है मिलेगी। और कुल मिला के हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 148 NI Act इज़ नॉट मैंडेटरी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, बट डिस्क्रिप्शन में कैसे एक्सरसाइज होगा, एज फार एज द साउंड प्रिंसिपल ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस आर कंसर्न। तो कुल मिला के कोर्ट को अगर एक्सरसाइज करना है ये राइट, तो सबसे पहले कोर्ट को ये एग्जामिन करना है कि दिया जाए या नहीं दिया जाए। हर स्थिति में कोर्ट को जो है रीज़न अकॉर्ड करने हैं। अगर कोर्ट रीज़न अकॉर्ड नहीं कर रही है तो ऐसा ऑर्डर जो है अनजस्टिफाइड है और ऐसे ऑर्डर जो है डिजर्व नहीं करते हैं टू स्टैंड बाय। तो ऐसे ऑर्डर जो है सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, जैसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में किया। तो कहने की बात है कि जब भी आप आर्ग्यू कर रहे हो 148 NI Act को, तो आपका जो अपील का बिंदु है वो समझ बिंदु जो है आप अपनी अर्जी में रेस कर दो या अर्जी के जवाब में रेस कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट को कन्विंस करो कि व्हाट पॉइंट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कोर्ट को ये इनलाइटन भी करना है कि अगर ये पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे तो एटलीस्ट वी आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। तो वहाँ हम कोर्ट को ये विश्वास दिला पाएंगे कि अगर अमाउंट अवॉर्ड होता है तो इट विल बी अनजस्ट एंड अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर राइट्स, इंटरली इट इज़ गोइंग टू डिप्राइव अस फ्रॉम गेटिंग द राइट टू अपील। तो अब सिस्टमेटिक आर्ग्यू करेंगे, पॉइंट पर आर्ग्यू करेंगे, कम से कम संतुष्टि आपकी रहेगी। फिर जो ऑर्डर कोर्ट करें। तो कहने की बात है कि मेहनत करें, एक प्रॉपर अपील को ड्राफ्ट करें, प्रॉपर अर्जी को ड्राफ्ट करें और उसके लाइट में जो है अपना पक्ष कोर्ट पर रखें। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।